गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आप सबका पूर्व परिचित एसपी सिंह और आप सब मेरे स्टार्स हैं। लेकर आया हूं आज और एक प्रैक्टिस सेट 30 सवाल, बेहतरीन सिलेक्टेड सवाल है। आइए सवाल देखते हैं और लास्ट में आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर करनी है। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। होपफुली ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है। व्यवहार में सम्मिलित है शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, चेतना, उपयुक्त सभी। बहुत आसानी से, थोड़ा समय लेंगे और थोड़े समय के साथ इंपॉर्टेंट बातें, फैक्ट्स जो आपकी एग्जाम में जरूर जरूर आपकी मदद करेंगी। तो पहला क्वेश्चन, व्यवहार में सम्मिलित है शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, चेतना, उपयुक्त सभी। आई होप आप सबको पता है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या था? व्यवहार का विज्ञान था, राइट? तो इस अनुसार केवल व्यवहार की बात चल रही है और व्यवहार में शामिल क्या क्या है? शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, चेतना, उपयुक्त सभी। फोर्थ विल बी राइट आंसर, उपयुक्त सभी। आप सभी का सही है। बहुत सोच समझ कर आंसर करें। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। विदाउट डिस्टर्बेंस क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ें, ठीक है? एक बार सभी को पुनः गुड इवनिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5, 4, 8, 3। जी प्लीज कोशिश करें। दो चीजों को यहां क्लासिफाइड करता हूं, समझिए आप। एक पियाजे आप पढ़कर बैठे हुए हैं, जीन पियाजे। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। 4 अवस्थाएं हैं, आप सबको पता भी है, इनके बारे में मुझे चर्चा ही नहीं करनी है। लेकिन पियाजे से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा गया है। जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास पर ही कार्य किया है, लेकिन बस अंतर यह है कि पियाजे और ब्रूनर की अवस्थाओं की संख्या में डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस का मतलब डिफरेंसेस हैं। तो जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पियाजे की अवस्थाओं में पहली है संवेदी पेशी, जिसे 0 से 2 वर्ष। दूसरी है प्राक संक्रिया, 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रिया, 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक, 11 वर्ष के बाद। जेरोम ब्रूनर की भी 3 अवस्थाओं में पहली है 0 से अथवा जन्म से 18 माह। अब यहां याद रखना, 18 माह हो सकता, नहीं तो हो सकता आपका वर्ष, जिसे उन्होंने कहा है इनेक्टिव मोड, क्रियात्मक अवस्था। दूसरा है 18 माह। अब 18 माह याद रखना, या तो 1.5 वर्ष होता से 2 वर्ष। ठीक है, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष। अगर माह में पूछा जाएगा तो याद रखना आप, ये दूसरे वाले को मंथ में अगर याद रखने की बात आएगी तो 18 माह से 24 माह भी पूछ सकता है। या फिर वर्ष में जाओगे
तो वर्ष में 1.5 वर्ष से 2 वर्ष, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने की कोशिश बेहतर कर लेना। 18 माह, ठीक है। दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अथवा दृश्यात्मक। ये क्रियात्मक अवस्था है, ये प्रतिबिंबात्मक अवस्था है। और तीसरी है आपकी सात वर्ष से आगे, ठीक है। 7 वर्ष से प्लस आगे, इस अवस्था को बोलते हैं सांकेतिक अवस्था। क्लियर? ये 3 अवस्थाएं किसने दी हैं? ब्रूनर ने दी हैं। उम्मीद है यहां आपका ये पोर्शन क्लियर है। चलिए आइए देखते 3rd क्वेश्चन। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया विल्हेल्म वुंड, वॉटसन, वुडवर्थ, विलियम जेम्स। तो आपको पता है बहिर्दर्शन पूछा जाता, 2 विधियां हैं। एक है अंतर्दर्शन, जिसे इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, और एक है बहिर्दर्शन, जिसे एक्सट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। तो आप दोनों विधियों में कंफ्यूज मत होइए। अंतर्दर्शन विधि किसने दी है? वुंट ने। और बहिर्दर्शन दी है वॉटसन ने, ठीक है। यह दोनों विधियां मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां हैं। आपको रेगुलर क्लास पे मैंने बताया है मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां हैं अंतर्दर्शन विलियम वुंट के द्वारा। इसमें स्वयं के भीतर झांका जाता है, स्वयं के भीतर झांका जाता है। और बहिर्दर्शन होता है बाहर झांकना। बाहर झांकना का मतलब वातावरण में देखना। तो ये वॉटसन की है। चलिए ऑल राइट, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतर्दृष्टि पूछ रहा, इनसाइट पूछ रहा, ठीक है। किस क्रिया? तो 4 क्रियाएं दी गई। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अम्ल, लवण, क्षार की परिभाषा लिखना है, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 23 इन अंकों में संबंध स्थापित करना है, इतिहास की तिथियां याद करनी है। अब इन चारों कार्यों में से कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें इनसाइट का प्रयोग होगा? इनसाइट काम करता है अचानक, अंतर्दृष्टि काम करती है सडन, धीरे धीरे नहीं। तो आपको मेरे ख्याल से 3 कार्य एक जैसे लग रहे होंगे। एक आयत का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल के लिए सूत्र चाहिए, और सूत्र अचानक नहीं है, वो पहले से, तो ये नहीं है। अम्ल, लवण, क्षार की परिभाषाएं पहले से हैं। 2, 4, 5, 10, 11, 12, 23 इन अंकों में संबंध स्थापित करना। जब इसकी खोजबीन करेंगे तो जरूर अंतर्दृष्टि लगेगी, और इतिहास की तिथियां याद करना, ये भी पहले से है। तो तीसरा विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हिस्टीरिया मानसिक तनाव किस अभिप्रेरणा का परिणाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने तो 3rd, 4th, 5th कई सारे प्रैक्टिस सेट आपको टीचमेंट पे ऑलरेडी दिए हैं, और उसके बाद आज प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूं यूट्यूब पर। तो मेरे अनुसार इस बार का सवाल मैं गैस कर सकता हूं हिस्टीरिया आना चाहिए। अधिगम क्षमताएं आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी चलिए, हिस्टीरिया मानसिक तनाव। हिस्टीरिया में एक चीज तो समझिए कि मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। किस अभिप्रेरणा का परिणाम है ये पूछ रहा। तो आपका सवाल सिंपल है, मानसिक तनाव किस अभिप्रेरणा का परिणाम है? चेतन अभिप्रेरणा, अचेतन अभिप्रेरणा, अवचेतन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चा लोग आपको पता है जब तनाव की बात आती है तो तनाव कब होता है? आपको पढ़ाया है क्लास में, जब व्यक्ति द्वमित अवस्था में होता है। अब यहां द्वमित समझ लेना, दुविधाजनक,
और दुविधाजनक का युक्ति या फिर कह सकते हो प्रवृत्ति। करें या न करें। तो हिस्टीरिया मानसिक तनाव, जब ऐसी स्थिति होगी तब क्या हो जाएगा, मानसिक तनाव होगा। अब आप समझ जाएंगे चेतन में ऐसा होता नहीं, अचेतन में ऐसा होता नहीं है। अवचेतन जिसे कहा गया है, अर्धचेतन, थर्ड विल बी राइट। अर्धचेतन की प्रवृत्ति कैसी होती है, द्वमित होती है। अब याद रखना, अचेतन हमेशा दमित होता है। ये दो शब्द हैं, दबी हुई और दुविधाजनक। दमित का आशय है दबी हुई, जबकि द्वमित का आशय है दुविधाजनक। तो करें या ना करें, अवचेतन की स्थिति है, सबकॉन्शियसनेस है, और इसमें मानसिक तनाव आता है व्यक्ति के पास। और हिस्टीरिया भी मानसिक तनाव की ही एक बीमारी है, विकार है। आई होप बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मैस्लो के अनुसार प्रेरक हैं। बता चुका हूं आपको, एक ट्रिक पर आपको दिया था कि मैस्लो के अभिप्रेरकों को याद करने के लिए केवल एक ट्रिक याद करो, मैस्लो इधर आजा, बस आजा आजा आजा। एक हुआ आपका अर्जित और दूसरा हुआ जन्मजात। तो क्लियर है, जन्मजात और अर्जित। मैस्लो ने जन्मजात और अर्जित दो प्रकार के अभिप्रेरक दिए हैं, एक जन्मजात दिया, दूसरा अर्जित। अर्जित को दो भागों में बांटा गया है, एक है व्यक्तिगत और दूसरा है सामाजिक। राइट। तो मुख्य रूप से इनके दो हैं। मैस्लो के इधर आजा, ये ट्रिक पर है, क्लास में आपको बताया था। मैस्लो इधर आजा दो मुख्य हैं, और तीसरा और चौथा ये माना जाता है। अगर ऐसे ही पूछा जाए कि मैस्लो ने कुल कितने अभिप्रेरक दिए, कुल कितने, तो 4। और ऐसे ही पूछ लेता है कि मैस्लो ने कितने अभिप्रेरक दिए, तो 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू किताब किसने लिखी है? एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। आप देखेंगे मैंने एक दिन पहले ही टेलीग्राम पर बुक से रिलेटेड और उनके राइटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप जरूर पढ़कर जाएं। पहला विकल्प कह रहा है डेविड आसुबेल, बीएफ स्किनर, जीन पियाजे, एल्बर्ट बंडूरा। तो बच्चा लोग, डेविड आसुबेल, ये किताब किसने लिखी है? कॉग्निटिव व्यू, एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू किताब लिखी है डेविड आसुबेल ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर सार्वभौमिक घटना, यूनिवर्सल सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ, मोरे, टेलर, सिम्पसन। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, कथन है वुडवर्थ, मोरे, टेलर, सिम्पसन। बच्चा लोग, ये परिभाषा दी है टेलर ने। ठीक है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार आधारित है? यहां पहला तो करेक्शन कर लिए, किस प्रकार नहीं, किस पर होना चाहिए, किस पर आधारित है। अब पहला विकल्प कह रहा गणितीय समस्याओं के समाधान सक्षमता से। दूसरा कह रहा सह अस्तित्व एवं सामाजिकता संज्ञान से। तीसरा कह रहा बहुआयामी बुद्धि एवं मानवीय सिद्धांत। चौथा कह रहा किसी के द्वारा अपने कार्य एवं मानसिक शक्तियों के प्रति संज्ञान से। तो बच्चा लोग, मेटाकॉग्निशन पूछ रहा, मेटाकॉग्निशन बहुआयामी संज्ञान की प्रक्रिया। मेटाकॉग्निशन संज्ञान हुआ आपका बहुआयामी संज्ञान, तो बहुआयामी बुद्धि एवं मानवीय सिद्धांत।
आप अगर मेटाकॉग्निशन संज्ञान समझ लेंगे तो मेटाकॉग्निशन आपका बहुआयामी बुद्धि पर चर्चा कर रहा है एवं मानवीय सिद्धांत। तो जो मानव में बुद्धि है, आपने पढ़ा होगा बुद्धि के चैप्टर में, बुद्धि के कई तत्व बताए गए हैं। किसी ने 2 कारक बताया, किसी ने 3 कारक बताया, किसी ने बहुकारक बताया है। शुरुआत 1 कारक से है, तो थर्ड विल बी राइट। बहुआयामी बुद्धि एवं मानवीय सिद्धांत से संबंधित है मेटाकॉग्निशन संज्ञान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? किसका अर्थ आकार बढ़ने से, साइज बढ़ने से है? विकास, परिपक्वता, उन्नयन, अभिवृद्धि। बताने की जरूरत शायद कम है, आप सबको पता है अभिवृद्धि का अर्थ आकार बढ़ने से है। अभिवृद्धि बराबर क्या है? वृद्धि है। तो वृद्धि, आकार बढ़ना, शारीरिक अंगों में बढ़ोतरी। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, केवल, अब देखेंगे ये टेक्निकल है कि जिन विकल्प में केवल आता है, सब में नहीं, मेरी बात याद रखना, सब में नहीं, कुछ विकल्पों में केवल सही भी होता है, लेकिन 99% विकल्पों में केवल गलत होता है। तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना गलत हो गया यहां पर। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, अब यंत्रवत मशीन रटना गलत होगा, रटना गलत होगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, यह भी गलत होगा, याद रखना। योग्यता के आधार पर बच्चों को समावेशी में दिया गया है, तो आप देखेंगे बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, सेकेंड विल बी राइट। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कैरिकुलम। कैरिकुलम, तो करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अंग्रेजी का टर्म है ये, लेकिन बना किससे? करिकुलम अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया, ये पूछ रहा है, किस भाषा से लिया गया? तो क्यूरियर से लिया गया है, क्यूरियर है। करिकुलम लैटिन वर्ड क्यूरियर से बना हुआ है, हालांकि करिकुलम अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, और करिकुलम लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक 9 वर्ष के बच्चे को जो पहले कभी स्कूल नहीं गया है, किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो उम्र के अनुसार, जो पहले कभी स्कूल गया नहीं है, स्कूल नहीं गया, तो किस कक्षा में? अब देखेंगे 9 वर्ष का है, तो कैलकुलेट करो ना, तो कैलकुलेट करेंगे 6 वर्ष का बच्चा कहां होता है? कक्षा 1 में। 6 वर्ष का बच्चा कक्षा 1 में, तो ठीक है, 7 का 2 में, 8 का 3 में, 9 का 4 में, कक्षा 4, तो कक्षा 4 में। ठीक है, 9 वर्ष के बच्चे को प्रवेश कहां दिया जाएगा? कक्षा 4 में दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से बालकों के पिछड़ेपन का कारण, पिछड़ेपन का, बैकवर्डनेस का, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक व सामाजिक उपयुक्त सभी, बच्चा लोग उपयुक्त सभी। एक बच्चे के पिछड़ेपन का कारण शारीरिक भी हो सकता है, अगर उसके अंगों में कहीं ना कहीं कोई दोष है तो पिछड़ जाएगा वो। मनोवैज्ञानिक रूप से अंगों में दोष है तो मानसिक रूप से वो परेशान होगा, पिछड़ जाएगा। सांस्कृतिक रूप से, संस्कृति अगर बैकवर्ड टाइप की है, सामाजिक क्षेत्र अगर समाज भी बैकवर्ड है, बिना पढ़ा लिखा है, तो सोच लेना पिछड़ जाएगा। फोर्थ विल बी राइट, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किसके अनुसार एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 है, 85 है, पिछड़ा बालक कहलाता है? तो आपको पता है कि पिछड़े बालक पर सबसे ज्यादा, पिछड़ा बालक, द बैकवर्ड चाइल्ड एक किताब भी है, द बैकवर्ड चाइल्ड, ये किताब भी लिखी गई है और इस पर अधिकतम कार्य किया है बर्ट ने, सिरिल बर्ट,
बहुत पढ़ाया है आपको मैंने क्लास में, सिरिल वर्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म, देखेंगे विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि पर आधारित है? फिल इन द ब्लैंक, आगमन, विश्लेषण, निगमन, संश्लेषण। आप बताएं। विशिष्ट से सामान्य, तो विशिष्ट हमेशा क्या होता है? उदाहरण होता। उदाहरण हमेशा क्या है? विशिष्ट है। और नियम हमेशा क्या होता है? नियम बच्चा लोग होता हमेशा सामान्य। तो विशिष्ट से सामान्य पूछ रहा है तो उदाहरण से नियम भी लगा सकते हो। इसका मतलब फर्स्ट विल बी राइट, आगमन विधि। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षिक उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया है तो आपको पता, स्पेंसर ने, शेल्डन ने, ब्लूम ने, बेकन ने। बच्चा लोग बीएस ब्लूम। शैक्षिक उद्देश्यों का क्रमिक 3 दिए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक या फिर क्रियात्मक। ये 3 दिए थे। किसने दिए थे? बीएस ब्लूम और टीम। बीएस ब्लूम के साथ बहुत सारे लोग हैं, उनका भी नाम आता है। मापन मूल्यांकन में आपको बताया है हमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि, सीखने के अंतर्दृष्टि, इनसाइट, सूझ। अंतर्दृष्टि है आपका सूझ, तो का प्रतिपादन किया स्किनर ने, कोहलवर्ग ने, पावलोव ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग जवाब देंगे। जी बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूं। ओके ओके ओके, फोर्थ विल बी राइट, क्योंकि आप सबको पता सूझ से जाने जाते हैं कोहलर, और धोखे से कोहल वर्ग मत चुन लेना। आपने जैसा कि गलत करने की कोशिश करी है। कोहलर और कोहल वर्ग 2 अलग अलग हैं, तो दोनों को साइकोलॉजिकली बनाया है मैंने, एक को हटाकर। कोहलर अंतरिक्ष के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, कोहलर, कोहल वर्ग नहीं। कोहल वर्ग जाने जाते हैं नैतिक विकास के लिए। ठीक है, इनका नाम लॉरेंस कोहल वर्ग है, जबकि यह है वुल्फगैंग कोहलर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं, यह निष्कर्ष दिया है। फिल्म का नाम जहां कहीं आ जाता है, रॉबर्ट गैने हो नहीं सकता, थॉर्नडाइक हो नहीं सकता, बेंडूरा बिल्कुल हो सकता है। एल्बर्ट बेंडूरा 5-5 मिनट की फिल्म दिखाई। ठीक है, गुड़िया और जोकर, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और ये कहां प्रयोग किया गया? प्रेक्षणात्मक या फिर सामाजिक अधिगम। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल वातावरण का। केवल आ चुका है, गलत हो गया। पालन पोषण एवं शिक्षा का। पालन पोषण वातावरण, केवल वातावरण, पालन पोषण जा रहा, देखो प्रगति पोषण होता तो दोनों चला जाता, पालन पोषण जा रहा, केवल वातावरण पे जा रहा। याद रखना, पालन पोषण ये दोनों कहां पर जा रहे हैं? ये दोनों वातावरण पर, तो फिर वही बात की जा रही, यही, इसलिए ये भी नहीं होगा। केवल आनुवांशिकता नहीं होगा, फोर्थ विल बी राइट, आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत, एक एक पॉइंट लिखना, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत गुणों को दर्शाते हैं, यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम दर्शाता है? समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, विभिन्नता का नियम, विशिष्टता का नियम। विपरीत गुण, समानता का नियम समान गुण, प्रत्यागमन विपरीत हो जाएगा, भिन्नता भिन्न गुण, कुछ गुण भिन्न होते हैं और ये है नहीं, तो यहां आपका दूसरा हो जाएगा प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, वंशानुक्रम के नियमों को, यानी वंशानुक्रम के नियमों का पितामह किसे कहा जाता है? मेंडल। ठीक है,
मटर के पौधों पर प्रयोग किया है बंदे ने। याद रखना, यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि मटर के पौधों पर स्टडी किसने करी है, ग्रीगर जॉन मेंडल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मन की स्थलाकृति संरचना का प्रतिपादन किया। मन की स्थलाकृति, तो मन की स्थलाकृति किसने बताई है? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, तो ये बताई है बच्चा लोग फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने। मानव मन को क्या कहा है? बर्फ का पहाड़, बर्फ का पहाड़ कहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का डैश है। गुणनफल, भागफल, योगफल, अंतर। गुणनफल है। किसने कहा है ये कहा है वुडवर्थ ने। याद रखें, बहुत सिलेक्टेड सवाल मैंने दिए हैं, बहुत ज्यादा बकवास न करते हुए, तो मेरे ख्याल से जरूर आप थोड़ा सा सीरियसली इसको समझते हुए आगे जाएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। मानव जीवन है एक कोश, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, अनंत कोशिकीय, द्विकोशिकीय। मानव जीवन, जीवन पूछा जा रहा है यहां पर, कह सकते हो आप वंश परंपरा पूछा जा रहा है। तो वंश परंपरा की शुरुआत पूछ रहा। बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, बिल्कुल सही आपका, एक कोशिकीय है। वंश परंपरा में एक कोश होता है और एक कोश को बोलते हैं, आप सबको पता, संयुक्त कोश, जायगोट। अब जायगोट में दो कोशिकाएं होती हैं। तो मानव जीवन की शुरुआत किससे होती है? एक कोशिका से होती है। आगे जाकर उसमें अनंत लाखों कोशिकाएं बन जाती हैं, लेकिन शुरुआत एक कोश से होती है। संयुक्त कोश उसका नाम है और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। गर्भावस्था की अवधि है, खूब आपको आता है, लेकिन फिर भी 35 सप्ताह, 32 सप्ताह, 40 सप्ताह, 43 सप्ताह। जवाब दें। मुझे लगता है आप सबको पता है, गर्भकाल 280 दिन, 9 माह 10 दिन। तो अगर हम यहां भी लगा लें सप्ताह में, तो 280 दिन में भाग दे लो मेरे भैया, 280 दिन में भाग दे लीजिए। एक सप्ताह में कितने हैं? 7 दिन है। 7 चौकी 28, 40, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो डिवीजन कर लेना। अगर इसमें बात आ जाती 280 दिन में 30 का भाग दे लेना। अगर कहीं पूछ ले चंद्रमास में, तो चंद्रमास में 15। याद रखना, चंद्रमास पूछे अगर तो 15 का भाग देना। 280 दिन है, अगर सप्ताह पूछ रहा है तो फिर 7 का भाग देना है। दिन पूछ रहा है या फिर मंथ पूछ रहा है तो 30 का भाग दे देना। और चंद्रमास पूछे तो 15 का भाग देना। चंद्रमास के लिए अगर चंद्रमास में पूछ लिया जाता है तो 15 दिन का एक चंद्रमास होता है, 15 दिन का भाग दे लेना, चंद्रमास निकल आएगा 40 सप्ताह। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की कमेनियस ने। बच्चा लोग, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना जॉन एवोस कमेनियस के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों की, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि एक्यूटी होती है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि एक्यूटी, यहां 2 चीजें याद रखना आप। दृष्टि को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? दृष्टि को एक्यूटी में मापते हैं। तो आंशिक ये होता आपका पूर्ण, और आंशिक पूछ रहा है तो आंशिक कितना हो जाएगा? 20/70। ठीक है, ये आंशिक होगा और ये पूर्ण दृष्टिबाधित। गंभीर आंशिक दृष्टि दोष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। सृजनात्मकता का आधार है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का आधार है। एक विद्यात्मक, बहुविद्यात्मक, बुद्धि लब्धांक,
या बुद्धि लब्धात्मक, परंपरागत्यात्मक। तो आपको पता सृजनात्मकता, बहुविधि, और आपको ये भी सब आता था। मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ? अपसारी चिंतन से जुड़ा है, तो बहु विधियात्मक होगा। एक विद्यात्मक, बुद्धि लब्धात्मक, ये तीन एक ही हैं, ठीक है, ये नहीं होंगे। दूसरा बहुविद्यात्मक, अपसारी चिंतन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं, जैसे ही मैं मार्कर यूज करता हूं पुराना ही वाला फिर आ जाता है, पता नहीं, ये वाला लास्ट है, यहां पर आप ध्यान दें। अकारी अवस्था का विकल्प, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया डिवाइस में मेरी। चलो, अकारी अवस्था की बात चल रही है। अकारी अवस्था की अवधि तो औपचारिक है, अकारी है आपका औपचारिक, ठीक है, औपचारिक। औपचारिक लास्ट वाली है, आप सबको पता, 11 वर्ष के बाद वाली, 11 वर्ष के बाद वाली अकारी हो जाएगी आपकी तीसरी, 11 से 15 वर्ष। और बच्चा यहां याद रखना, एक शब्द अकारी होता है और एक होता आकारीय। तो आकारीय जब पूछा जाएगा तो हो जाएगा मूर्त, आकारीय नहीं पूछ रहा, अकारी पूछ रहा, बिना आकार के, ये पूछ रहा है बिना आकार के, तो बिना आकार के हो जाएगा अमूर्त, और आकारीय पूछेगा तो हो जाएगा मूर्त, तो मूर्त होगा तीसरा। अभी इसकी बात नहीं चल रही, अभी किसकी बात चल रही? अभी चल रही है 11 से 15 वर्ष के। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एनसीएफटीई कब प्रकाशित हुई? तो पहली चीज तो इसको समझने की कोशिश करो, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप फिर भी समझने की कोशिश कर लीजिएगा, देख लीजिए आप, कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम आई, हो सकता कुछ हैंग हुआ है, मैं रोकना नहीं चाहूंगा इसे। एनसीएफ तो आपने पढ़ाई है ना, एनसीएफ तो आपने पढ़ा है, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। लेकिन जैसे हम टीई की बात करेंगे, यहां पर टीई, तो टी हो जाएगा टीचर्स एजुकेशन। तो एनसीएफ फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये कब आया बेटा? ये आया 2009 में आया है, इस पे मत लगाना, ये गलत है। 2009 लास्ट वाले का विकल्प कंटिन्यू आता जा रहा है, 2009 में आया है, यही सही होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। 2009, मेरी वॉइस पर फोकस करना, मेरी आवाज पर फोकस करना। 2009 में आया है एनसीएफटीई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो ये थे आज के 30 सवाल। आइए अब बात करते हैं आपकी एग्जाम के लिए। तो पहली चीज, कल आपकी एग्जाम है, बेहतर तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कर कर बैठे हुए, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखिए इस बात को कि आपकी तैयारी बेहतर है। कुछ बातों में सबसे पहली बात है कि पेपर को 3 राउंड में करने की कोशिश करना। आप इस वीडियो को बनाने का केवल और केवल उद्देश्य मेरा आपसे इंटरेक्ट होना था, आपसे बात करना था, और बातों में आपको बहुत सारी चीजें बतानी भी थी मुझे, तो केवल इसलिए मैं आपके सामने हूं। और बाकी आप देख ही रहे हो, लगातार मैराथन्स लोग चला रहे हैं, अच्छा है, आप वहां भी सीखे हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें। प्रश्न को जितना बेहतर पढ़ेंगे, प्रश्न को टुकड़ों में तोड़ तोड़कर पंक्चुएशन के आधार पर पढ़ेंगे। पहली बात जहां पर आ रही है कॉमा, उतना एक बार में पढ़ना, पूर्ण विराम तक जाना है, और पहले राउंड में केवल वही सवाल करना जो आपको आते हैं, जिनको करने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जिनके उत्तर आते हैं। तो पहला राउंड जो सवाल आपको आते हैं 150 तक आप पढ़ते हुए जाइएगा, करते जाइएगा। दूसरा राउंड जिनमें थोड़ा बहुत मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दूसरे राउंड में उनको करना हो। और तीसरे राउंड में समय विकार मत करना, अगर हो सके तो मेंटल एक्सरसाइज को बढ़ा लेना। लगता है गणित वाले पोर्शन में अगर काट छांट करके आ जाता है तो आ जाता है, थोड़ा और सोचने पर आ जाता है तो और सोचने पर आ जाता है, इल्यूमिनेशन पैटर्न पर आ जाता है। 3 नहीं हो सकते हैं, 3 हमें पता है कि ये गलत है, ये नहीं होंगे, चौथा सही उत्तर नहीं पता लेकिन होगा। और लास्ट वाला विकल्प लगाना, आप लास्ट वाले
कह सकते हो प्रयास में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, नैया पार करेंगे। ठीक है, और बाकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। आप जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, तो कल निकलने से पहले तैयारी करेंगे। अपने पास आपके पेन होने चाहिए, बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल होनी चाहिए। बॉल पॉइंट पेन में आप दोनों रख सकते हो, ब्लैक, और थोड़ा सा घिसा हुआ पेन होना चाहिए। नया पेन नहीं हो तो बेहतर है, घिसा हुआ पेन हो, चला हुआ, जिसकी स्पीड अच्छी होगी। और बॉल पॉइंट समझते होंगे आप? हाँ ठीक है, जेल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से इतनी बात आपको आती है। चलो, और ब्लैक ब्लू दोनों रख सकते हो आप, जरूरत के अनुसार उन्हें यूज कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा पेन भी लेकर जाइएगा स्पेयर में, ताकि किसी और की मदद अगर आती है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो अपना ही। ठीक है, प्लस पेंसिल ले जा सकते हो आप रफ वर्क करने के लिए। तो पाउच में अपने पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, 3 पेन रखिएगा। फोटोज रखिएगा, पासपोर्ट फोटोज, अपना एडमिट कार्ड रखिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ फॉर्म भरते वक्त इस बात को बहुत अच्छे से सुनना, कई बच्चों के फोन भी आए मेरे पास। एडमिट कार्ड रखने के साथ साथ फॉर्म भरते समय जो आईडी आपने लगाई थी, वोटर कार्ड लगाया था, आधार कार्ड लगाया था, पैन कार्ड लगाया था, जो भी लगाया था आपने, उसको ओरिजिनल रखेंगे। ठीक है, उस फोटो आईडी को ओरिजिनल रखना है। और सबसे लास्ट में तीसरी बात आती है कि अपना प्रमाण पत्र। तो यहां पर समस्या ये आ रही है कि अगर आपके पास ओरिजिनल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल मार्कशीट है, बीएड की, डीएलएड की, तो फिर फोटो कॉपी या फिर फोटो कॉपी को अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ओरिजिनल है तो। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं अब तक आई है, तो जो भी आपने कंप्यूटर जनरेटेड निकलवाई है या फिर जो आपने प्रिंट लिया है कहीं से, उसको अटेस्ट करवाना भी जरूरी होगा। बिना अटेस्टेड वो मार्कशीट वैलिड नहीं होती। आपको सबको पता है कि उसको कहीं पर भी हम विदाउट अटेस्टिंग नहीं लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो, अगर आपने ऐसा करवा लिया है तो बेहतर है। अगर नहीं करवा पा रहे हैं, आपके कॉलेजेस दूर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी गजेटेड ऑफिसर, किसी स्कूल के प्रिंसिपल बोल रहा हूं, कॉलेज के प्रधानाचार्य से, आप डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य से, या फिर किसी मेडिकल ऑफिसर से जो आपके आसपास स्वास्थ्य हो, इनको कर सकते हो। नहीं तो आप स्वप्रमाणित भी कर सकते हैं। कॉलेज का प्रमाण पत्र अगर हो गया तो बेहतर है, अगर नहीं हुआ है, बहुत कम समय, परेशान मत होइएगा, स्वतः भी प्रमाणित कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो पहले प्रायोरिटी दीजिएगा किसी कॉलेज के द्वारा, फिर किसी डॉक्टर के द्वारा, फिर तीसरे पर सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम देने जरूर जाइएगा, इस अभाव में कि अटेस्ट नहीं हुई है तो आप एग्जाम देने ना जाएं, ऐसा मत करना। जितनी चीजें आपको बताई हैं उनको पाउच में जरूर रखना। ठीक है, पानी की बोतल अपने साथ लेकर जाना, सैनिटाइजर अपने साथ जरूर लेकर जाना। ठीक है, सैनिटाइजर, मास्क, पानी की बोतल, और जो दिमाग में है आपके पॉजिटिवनेस, आपके दिमाग में जो पॉजिटिवनेस है उसको भी साथ लेकर जरूर जाइएगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है कि आप सब बेहतर एग्जाम, बेहतर रिजल्ट देंगे, बेहतर एग्जाम देंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा ही। लेकिन इस गलत फहमी में मत रखना, अपने ऊपर भरोसा, मैंने बोला अपने ऊपर भरोसा रखना। ठीक है, टारगेट 150 का बनाकर चलेंगे आप, 150 को मन में मेकअप करेंगे। 150 की तैयारी करते हुए हमने आपको कॉलेज में, कोचिंग्स में, हर जगह आपको बता रखा था कि 150 की एग्जाम है, 150 नंबर को चेस करेंगे हम, 90 तो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, 90 का टारगेट मत लेकर चलना, 150 का टारगेट लेकर चलना। इसलिए ऑल इज वेल, हर बार ठुकते जाना। ठीक है, मुस्कुराते हुए, तनाव को बिल्कुल मत हावी होने देना। सबसे बड़ी चीज, जब तनाव होगा तब आप ओएमआर भरने में गलतियां करेंगे, क्वेश्चंस को टिक करने में गलती करेंगे। क्वेश्चन टिक सही हो भी जाएगा, जब ओएमआर में जाओगे तो गलत कर दोगे। इसलिए डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, बहुत आसानी से किसी भी स्थिति में ओएमआर को गलत ना भरना। आप रोल नंबर में जो आपके क्रमांक हैं, पहले उनको पेंसिल से भरना, इसलिए पेंसिल मैंने दी, पहले पेंसिल से भरना, फिर उनको पेंसिल से डार्क कर लेना और फिर काला कर लेना। यार
हो सकता है आपको लगे कि पेन से भरने से दिक्कत आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पहले पेंसिल से कर लेना। ओएमआर में पहले पेंसिल से करना, और जब लास्ट का मिनट रह जाता है 15-20 मिनट, तो एक बार चेक कर लेना अगर कहीं है तो पेंसिल से भरने के बाद अगर आप काला कर लोगे तो पेंसिल इरेज कर सकते हो आप इरेजर से, पेन से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पेंसिल भी रखनी है आपको, इरेजर भी रखनी है। ब्लेड वगैरह मत लेकर जाना, खुरचने की जरूरत नहीं है, व्हाइटनर वगैरह लेकर मत जाना। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर या फिर शॉर्प करके ही ले जाओ पेंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन, संख्या मैंने बता दी है, 2 से 3 हो तो बेहतर है। एडमिट कार्ड के साथ फोटोज रख लेना आप अपनी, 1-2 फोटो, 2 फोटो तक तो कम से कम रख लेना, पासपोर्ट फोटो। और इसके बाद ओरिजिनल आईडी जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी, वो वाली ओरिजिनल आईडी। और मार्कशीट के बारे में मैंने बताया, अगर ओरिजिनल है आपके पास तो अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर लगता है आपके पास कंप्यूटराइज है तो कंप्यूटराइज में कॉलेज ने अटेस्ट कर दिया तो वेरी गुड, कॉलेज ने नहीं कर पाया तो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, ए रैंक के अधिकारी से आप अटेस्ट करवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन अपने आप भी अटेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगेन ख्याल रखेंगे, परेशान मत होइएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, बस पॉजिटिव रहिए। आज से कल तक एग्जाम के कुछ मिनटों पहले, आधा घंटे पहले तक अपने आप को मन ही मन में गुनगुनाते रहिएगा, पिछला क्या क्या आपने पढ़ा था। कॉपी पेपर जो से साथ लेकर जाओगे, हड़बड़ा जाओगे आप, इसलिए जो मन में पढ़ा है अब उसको स्टोर करके रखा हुआ है आपने, और उसको केवल मेमोराइज करिए मंद मंद मुस्कुराते हुए, केवल मेमोराइज करिए मंद मंद मुस्कुराते हुए, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।